तीसरी बार अपने सांसद को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भी आतुर है। जी हाँ, देखिए, काशी अविनाशी है और काशी ने दुनिया की तमाम संस्कृतियों को जन्म लेते और दम तोड़ते देखा है। और काशी की आज एक ऐसा महत्वपूर्ण मुहूर्त है कि आज गंगा सप्तमी भी है और माँ गंगा के लाल प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार फिर तीसरी बार नामांकन काशी से दाखिल किए हैं और काशी की जनता में एक उत्सव का, महा उत्सव का वातावरण है, माहौल है। लोगों के घरों में मिठाइयां बन रही हैं, लोगों में हर्ष का माहौल है और विकास की जो बयार काशी ने देखी है वो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। सिर्फ काशी के लिए नहीं बल्कि काशी जो छूती है बिहार को भी, छत्तीसगढ़ को भी, मध्य प्रदेश को भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 27 जिलों को, इसमें पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर के प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र से एक बार फिर नामांकन दाखिल किए हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारत की धुरी काशी है और विकास के लिए मोदी जरूरी है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि अभी भी पूर्वांचल में बहुत कार्य करने को बाकी है और उस दिशा में अगला तीसरा जो टर्म होगा वो भी ऐतिहासिक होगा, ऐसा पूर्ण विश्वास है यहाँ की जनता को। गौरव जी, जिस तरह से आपने तमाम बातें कही हैं, लेकिन लगातार विपक्षी दलों की तरफ से ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि धर्म के नाम पर ये लोग वोटों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, वोट बटोरने की राजनीति। हालांकि चुनाव आयोग ने इस बात का साफ जिक्र किया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि धर्म के नाम पर वोट ना बटोरे जाए। और इन सबके बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव आयोग का नोटिस, हालांकि राहुल गांधी को भी नोटिस जारी किया गया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म के अनुकूल, उसके अनुशासन में ही कार्य करती है। वहीं आप विपक्षी दलों का एजेंडा देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देखिए, तो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ संविधान है जिसमें धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, उसका खुले तौर पर आश्वासन दे रही है, पुरजोर आश्वासन दे रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि राम मंदिर की जगह पर पुनः फिर बाबरी मस्जिद तामील की जाएगी। तमाम सारे ऐसे भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए। पाकिस्तान से वहां का एक मंत्री यहाँ का चुनाव जो है मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है कांग्रेस के पक्ष में। तो ये सब तमाम खेल विपक्षी करते चले आ रहे हैं। दरअसल जो भारत का बहुसंख्यक समाज रहा है, विशेष करके जो हिंदू समाज रहा है, उसमें बंटवारे की रणनीति पर विपक्षी दलों ने सदैव काम किया और उसमें उनको सफलता भी मिली। और एकजुटता जब देखी और इस एकजुटता के कारण विपक्ष धराशायी हो गया और सदन के अंदर उन्हें विपक्ष का नेता भी नहीं मिल पाया, नहीं बन पाया, तो ऐसी स्थिति में उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए वो चाहते हैं कि देश को न सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से तोड़ा जाए बल्कि जाति जाति में भी तोड़ा जाए, क्योंकि अब देखिए उनका एजेंडा खड़ा हो गया है। आपको नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव है, क्योंकि ये पूरे देश का चुनाव है, आम जनता तय कर दी है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान, हिंदुस्तान का मुद्दा हावी हो रहा है, जातिवाद, परिवारवाद, धर्मवाद के मुद्दे हावी हो रहे हैं। विकास की बात जब करनी चाहिए थी, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करनी चाहिए थी, लेकिन अपराध देख रहे हैं हम देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार बढ़ता भी जा रहा है। ऐसे में इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आगे आने वाले वक्त में अगर आप लोगों की सरकार बनती है फिर से केंद्र में, तो क्या करेंगे? क्योंकि लगातार विपक्षी दल यही बात लेकर के जनता के बीच पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे राज्यों में चल रही हो। हमारी सरकार ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी, हमारी सरकार ने स्लीपर सेलों की कमर तोड़ दी। किसी भी शहर में विस्फोट नहीं होता है। आम जनता, बहू बेटियां खुलेआम आराम से घूम सकती हैं, निसंकोच घूम सकती हैं। पहले क्या ये स्थिति हुआ करती थी? ये काशी है, ये वही काशी है जिसमें दशाश्वमेध घाट पे बम विस्फोट देखा, कचहरी में बम विस्फोट देखा, घाट पे बम विस्फोट देखा, संकट मोचन ब्लास्ट देखा, निरीह और निर्दोष लोगों की जाने गई, अपनी आंखों से हम लोगों ने देखा है। तो क्या आज वो माहौल है? क्या आज भारतीय जनता पार्टी की कठोर नीति और कड़े नियत के कारण ही ऐसा संभव हो सका है। वहीं विपक्ष आज देखिए कैसा प्रस्ताव लाता है, वो यूएपीए खत्म कर देगा, 370 खत्म कर देगा, यानी आतंकवाद को फिर वो पुष्पित पल्लवित करेगा। और क्या इसका हमें उनकी इस मंशा को उजागर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? उनका जो खतरनाक खेल है, देश की सोवर्निटी, देश की जो संप्रभुता है, उसके विरोध में जो विपक्षी रणनीति बना रहे हैं, क्या उसका खुलासा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जब भारत के लोकतंत्र को, भारत के लोकसभा के चुनाव को विदेश में बैठा हुआ व्यक्ति, विदेश में बैठे हुए गैंग, गिरोह
वो प्रभावित करने की कोशिश करे, तो भारत की जनता को जागरूक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। और अजय गौरव जी, इन सब के बीच लोकतंत्र तमाम के लिए तरह के आवश्यक है। आपत्तिजनक बयान भी सामने आते रहते हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे आपके नेताओं की बात करें चाहे विपक्षी दलों के, कितना असर देखेंगे? देखिए, राजनीतिक बयान, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और कभी भी गैर अनुशासित बयान नहीं दिया जाता है। और वहीं विपक्षी दल जब बयान देते आपने हैं जहां तो उनकी से पार्टी सांसद प्रत्याशी बनाया है साक्षी महाराज को, उनके बयान आप याद रखिएगा गौरव जी। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। विपक्षी दलों के जो भी अनर्गल बयान दिए जाते हैं, ये पल्ला झाड़ लिया जाता है कि ये उनका निजी बयान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बाकायदे, यदि वो विरोध में, आप देखिए नूपुर शर्मा का बयान तो भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी कार्रवाई की, उनको पार्टी से निकाल बाहर किया। लेकिन वहीं विपक्षी दलों में दोनों खेल खेला जाता है। एक तरफ से बुलवाया जाता है, सनातन को गाली दी जाती है, सनातन को अपमानित किया जाता है, डेंगू मलेरिया बताया जाता है, इसका नाश होना चाहिए वो बताया जाता है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये तो उनके अपने निजी बयान है। तो क्या ये दोगला चरित्र जो है राजनीति में विपक्ष का, वो उजागर नहीं होता? क्या ये जनता इस बात को नहीं समझती? भली प्रकार समझती है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और अनुशासन के कटघरे में ही रह करके काम करना चाहती है। गौरव जी, अनुशासन की बात कर रहे हैं, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग के भी आरोप लगातार आपकी पार्टी पे लग रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं, विपक्षी दल के जो तमाम नेता हैं, कि जब चुनाव आता है तो ये लोग अंतर्मन की आवाज जगा लेते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, खरीद फरोख्त के लगातार आरोप। देखिए, जब नरसिंह राव जी की सरकार बनी थी तो आपको याद होगा शिबू सोरेन जी जेल चले गए थे इसी हाउस ट्रेडिंग के मामले में, खरीद फरोख्त के मामले में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तो वो चरित्र है कि सिर्फ एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए होती, उस समय हमारी पार्टी चाहिए होती, तो क्या एक वोट खरीद नहीं सकती थी? खरीद सकती थी। लेकिन नैतिकता और सिद्धांतों के मूल्य पर चलने वाली ये पार्टी कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करती। और इस तरह के अनर्गल बयान, आज पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी, आप देखिए 500 से ज्यादा कदावर नेता उनकी पार्टी छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्या सबको भारतीय जनता पार्टी पैसा देकर के बुला रही है? ये बिल्कुल निराधार और हताशापूर्ण और मानसिक दिवालियेपन का परिचय देता है कांग्रेस पार्टी का और विपक्षी दलों का। क्योंकि जब आप सकारात्मक राजनीति नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, भारत की सुरक्षा संप्रभुता के साथ नहीं जुड़े रहेंगे, तो भारत का जनमानस और विशेष करके जो राजनीति करता है, जनता के बीच में रहता है, वो इन पल्स को समझता है और इसलिए आपको छोड़ता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी में आप देखिए 50 से ज्यादा बार स्प्लिट हो चुके हैं। राज्य और केंद्र स्तर पर कांग्रेस पार्टी टूट चुकी है और उनकी परंपरा में ये चीज है। और मुझे लगता है कि जिस रास्ते पर वो अभी भी चल रहे हैं, उनको फिर यही दिन देखना पड़ेगा और फिर आने वाले इस परिणाम में भी उनको विपक्ष का नेता बनाने की हैसियत में भी जनता नहीं छोड़ेगी। ठीक है गौरव जी, हम मानते हैं कि अब लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है, कांग्रेस लगातार कमजोर भी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन आम जनता की जिस तरह से आप लोग बातें करते हैं, कई जगहों पर हमने देखा जब चुनाव चल रहा था, मतदान चल रहा था, उस दौरान लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। ये कह रहे थे कि हमारी सरकार ने हमारे जो गांव है वहां तक रोड नहीं बनवाया है, कई जगहों पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मौजूद है, सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है गांव में। खाट से लेकर के अगर कोई मरीज बीमार है या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे खाट पर लेटा करके अस्पताल तक ले जाते हैं। इन जगहों के लिए क्या किया जाएगा गौरव जी? क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो सभी राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन गांव के आखिरी घर जहां पर लोग परेशान हैं, जहां तक जो तमाम सुविधाएं हैं वो मुहैया नहीं कराई जा रही है, उन जगहों का क्या किया जाएगा अगर आने वाले वक्त में इस बार आपकी सरकार एक बार फिर से बन रही है जिस तरह से आप लोग दावे कर रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और ये बात सही है कि बहुत ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत अभी काम करना बाकी है और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए समर्पित है, कमिटेड है। देखिए, यही वो देश है जहां पर भारत के लोग 57 करोड़ लोग बैंकिंग सुविधा से जुड़े नहीं थे, हमारी सरकार ने उन्हें जोड़ा है। उसमें भी 57 लगभग 60% महिलाएं हैं। आज उस जनधन खाते में 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा जमा है। बैंकिंग सुविधा से ये आम जनमानस जो जुड़ा वो 283% की वृद्धि करके आया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न दे करके उनको ताकत संबल प्रदान करने का काम कर रही है हमारी सरकार। 3 करोड़ से ज्यादा घर बना करके दे दिया, गैस सिलेंडर हो गए, शौचालय हो गए, ऐसी तमाम योजनाओं ने, आयुष्मान जो सुरक्षा दे रहा है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का, उसने अभूतपूर्व कार्य किया है। 50 करोड़ लोगों को ये सुरक्षा देना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत से क्षेत्र में काम हुआ है और बहुत स्पीड से काम हो रहा है। रेलवे की जहां तक हम रोड की जहां तक हम बात करें, 91,000 किलोमीटर का हमारे पास रेल
रोड नेटवर्क था, आज 1,60,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क हमारी सरकार ने सिर्फ 10 वर्ष में इसकी वृद्धि की है, बनाई है। 2014 के पहले सिर्फ 91,000 किलोमीटर तक का था। तो मेरा ऐसा मानना है कि अभी बहुत क्षेत्रों में काम बाकी है, और जो जी। पेस है, जो स्पीड है काम करने की, वो भारतीय जनता पार्टी की कम समय में बहुत अधिक गति से करने की, किसी में 2.5 गुना वृद्धि है, किसी में 3 गुना वृद्धि है, किसी में 5-5 गुना वृद्धि है। बहुत तेज गति से सभी क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो जो अछूते क्षेत्र रह गए हैं, सोचिए 18,000 जगहों पर गांवों में बिजली गई ही नहीं थी, उन लोगों ने बिजली देखा ही नहीं था 2014 के पहले, उन जगहों पर 100% बिजली पहुंचाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प है उसका ही ये परिणाम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी जो क्षेत्र अछूते रह गए उनको भी हम कवर करेंगे। डिजिटल कवरेज पूरे देश में मिल रहा है, बैंकिंग कवरेज देश में मिल रहा है, सरकार की योजनाएं लाभार्थी वर्ग पूरे देश के हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट है, और यही कारण है कि मोदी जी को जनता फिर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने जा रही है और 400 पार करने जा रही है। ठीक है गौरव जी, हमारे साथ इस खास चर्चा में बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।